आप सभी से कुछ विषय में एक्चुअली बात करना था मुझे। और सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं, इतना दिन से इतना बड़े मुद्दे पर जो आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके जिसको कवरेज कर रहे थे और उसके बाद जो नतीजा आज सामने आया, तो सभी मीडिया बंधु का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। पूरे अंडमान निकोबार के महिलाओं की ओर से, एक भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते महिला और बहन माताओं की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा बॉबी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले जो मेहनत करके उसने जो विक्टिम का घर से वीडियो ला के जो सामने कोशिश किए थे, उसके बाद ही बाकी सब में हिम्मत हुई कि सामने आए, क्योंकि विक्टिम से बात करने का भी मौका नहीं मिल रहा था, सच्चाई जानने का मौका नहीं था, क्योंकि ऐसे कई केसेस आती है जो दब जाती है। तो ये जो आज यहाँ तक नतीजा पहुँचा है, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा, आप लोगों का जो मेहनत है, जो आप लोगों ने दिन रात ये आइलैंड के लिए सोच के किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथ ही हम पुलिस डिपार्टमेंट का, SIT कमेटी का, हमारे DGP सर से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली, सभी को शायद नहीं पता, क्योंकि उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेक्स्ट डे मैं और जोशना जी उनसे मुलाकात किए थे, उसके बाद भी और एक दिन भी हमारा मुलाकात हुई थी। हम लोग कंटिन्यू उनसे बात कर रहे थे। उनका जो बात था, विषय था, जिस तरह से वो निगरानी रखते हुए काम को कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, आप सभी जानते हैं, और इतना बड़ा लेवल में कभी होता नहीं है इतना आसानी से। जो जिस तरह से एक्यूज्ड को ला के अरेस्ट हुआ, सारा प्रोसीजर जो नॉर्मल एक आम आदमी का जैसा एवर्टिन थाना में आज रखा जा रहा है, तो ये आज तक अंडमान का इतिहास में पहला बार हुआ। तो इसीलिए हम लोग उनका धन्यवाद ज़रूर करते हैं। दूसरी, हमारे होम मिनिस्ट्री, जहाँ पे ये पूर्व सचिव जो थे वो वहाँ पे पोस्टेड थे, और उसके बाद जैसे ही उनके पास यहाँ का जो रिपोर्ट पहुँचा, इमीडिएट उन लोगों ने वहाँ पे सस्पेंड कर दिए थे उनको। तो ये सबसे बड़ा उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारा जो होम मिनिस्ट्री का, जहाँ में सख्त कदम इमीडिएट उन्होंने लिया था। उसके बाद हम कुछ विषय पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि इतना दिन से ये जो चल रहा था, आप लोग बहुत व्यस्त थे, जिसमें हमें नहीं बोलना चाहिए था। और शुरुआत से हम एक बात बोलना चाहेंगे कि हम लोग शुरू से जो भी, चाहे कांग्रेस पार्टी, BJP, या फिर जो भी सोशल वर्कर जो भी सामने आए हैं इस मामले में, जो भी इस कार्रवाई के लिए सही ढंग से जज के लिए जो भी कानूनन प्रक्रिया के लिए हेल्प किए, उन लोगों ने कभी भी एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाने का कोशिश, हमें अगर देखेंगे BJP का तरफ से, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम मिल के, कभी भी जब आइलैंड का मुद्दा होता है, एक बेटी का मुद्दा है, तो हम सब मिल के काम करें, किसी पर हम आरोप नहीं कर लगना है। लेकिन हाल ही में जो कांग्रेस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने मिला था, या फिर उससे पहले एक जो उनका मीटिंग भी था कांग्रेस का, मैं इसी विषय पे बोलना चाहूँगी। सबसे पहले कांग्रेस का तरफ से जो मोदी जी का विषय में, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, उनका विषय में बोला कि मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, और बेटी का यहाँ पे, तो शायद उनको नहीं पता उनका साथ इसका क्या कनेक्शन है। एक जनरल कोई भी समझ अगर आ जाएगा, यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा, आज तक बहुत सारे केसेस, ऐसा नहीं है गैंग रेप अंडमान में नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके से जो सस्पेंड पहले MHA से ये पहला बार हुआ है। उसके बाद जिस तरीके से हमारा सिस्टम काम कर रहा है आज, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसे ही नहीं हो रहा है अगर हमारी सरकार वहाँ में सपोर्टिव नहीं है तो इसी तरह से किसी पर आरोप, प्रधानमंत्री को झट से हर बात में ला देना, ये गलत है, क्योंकि हमें अंडमान के लिए काम करना है, अंडमान के लिए सोच के, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, सच्चाई ढंग से हमें काम करने के लिए था। यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहिए था, जो हमने राजनीति नहीं किया। एक शब्द भी अगर मेरा पीछे का कभी उठा के देखेंगे, एक राजनीति उसमें नहीं था मेरा, तो यही हम दूसरे से भी उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात है, जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, हमारे अंडमान के संसद, एकमात्र सांसद जो अंडमान में, उनसे आप ही लोगों के द्वारा बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था, जिसमें उनका कहना था कि संविधान है, हम नहीं बोल सकते हैं, हुआ नहीं हुआ, हुआ भी है नहीं हुआ है, हम नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। ये जो बात था बहुत ही अजीब था, क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप ये बात बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कौन एक्यूज्ड विक्टिम, पहले भी हम बोले, लेकिन आप आवाज़ उठा के उसको सही प्रक्रिया में, जैसा साधारण लोगों के लिए होता है, क्या वो दायरे में नहीं आता? उसमें संविधान मना करके रखा है कहीं?
संविधान आपका हाथ पैर इसलिए इसमें तो नहीं बांध के रखे कि आप ये भी ना बोले कि आप उसमें कुछ भी ना बोले, ऐसा तो नहीं है। जब आप बोल रहे कि कानून देखेगा, कानून ही अगर सब कुछ देखेगा, वो बेटी का अगर किसी बच्ची का साथ गैंग रेप हो रहा है, उसका बाद कानून सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर ज़रूरत कहाँ में है? ये सिस्टम को ढांचा को ही हटा देना, फिर एडमिनिस्ट्रेशन तो कर ही रहे हैं, क्या ज़रूरत है किसी और का? क्या ये मीडिया पर्सन या फिर और कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर आवाज़ नहीं उठाए होता, इतना आसानी से हो जाता? मामला ज़रूर दब गया होता, किसी को पता भी नहीं चलता किसका साथ क्या हुआ, 2 दिन बाद लोग भूल भी जाते। जो हम लोग बचपन से बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं, न्यूज़पेपर में आ रहे थे, लेकिन उसके बाद कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता, और लड़की कहाँ चली गई वो भी नहीं पता होता है। ये सच्चाई है, सभी को पता है। 2-3 दिन से कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी वही बात बताई। ये मामला नया तो नहीं था, लेकिन आज पहला बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि आने वाला दिन में यहाँ का बेटी सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे कि कुछ हुआ तो कानून है, हमारे रक्षा के लिए कोई लोग तो है आवाज़ उठाने के लिए। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा था ये बात को, तो इसीलिए आप लोगों के बीच में ये बात को रखना था। और दूसरी बात है जो कुछ फरार 2 जन, हम लोग जो मेन एक्यूज जितेंद्र नारायण बोल रहे हैं, लेकिन शायद बाकी सब जो उन लोगों का हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जितेंद्र नारायण यहाँ में चीफ सेक्रेटरी बन के आए थे, वो किसी का घर, बेटी बहू का घर तक नहीं पहुँचे, किसी के बेटी को अपना ऑफिस अपना घर तक नहीं पहुँचाया, खुद लेके घसीट के नहीं लाए। उन तक जो पहुँचाने का ज़रिया बन के, जो एक गैंग बना के सबसे मुख्य रूप में जो काम किया है, जो मेन एक्यूज्ड आज एब्सकॉन्डेड है, फरार है अंडमान से, 2 जिनका नाम में 1-1 लाख रुपया घोषणा भी हुआ है, तो वो उनका नाम हम बोलना चाहेंगे। आज तक हमने नहीं किया था जो काम, लेकिन आज बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना कि वो कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडर देवला देवी का बेटा RL ऋषि है। तो हम ये माने कि कांग्रेस पार्टी का जो नेता द्वारा ये सब काम हुआ था। आज उन लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, शायद भूल गए उसी का पार्टी का नेता का बेटा का द्वारा ये इतना बड़ा स्कैम, आज इतना बड़ा कांड अंडमान में हुआ। यहाँ का बेटियों का साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म जो हुआ कांग्रेस पार्टी का नेता का बेटा का द्वारा। क्या उनका छत्र छाया में पल रहे थे? आज उनको फरार होने में के लिए कौन मदद किया होगा? हम उन पर सोचे क्या? दूसरी बात है, मैं सभी हमारे अंडमान निकोबार के सभी आम जनता से निवेदन करना चाहूँगी, आप में से कोई भी अगर उनके विषय में कोई भी कहीं भी जानकारी है तो कृपया आप पुलिस तक इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि हम ही हैं जो सच का साथ देना है। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं होता है, लेकिन जब गलत होता है, एक माँ भी बेटा का खिलाफ आके वहाँ पे थाना में आके बोलने के लिए, कई हमें कहानी सुना है कि कोई माँ आके खुद अपना बेटा का खिलाफ आके खड़ी हो गई कि मेरा बेटा गुनहगार है, उसे सज़ा दो। ये हमारे भारत की संस्कृति है। तो हम अंडमान के सभी को, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या फिर किसी का घर का रिश्तेदार है, ये ना मानते हुए, अगर वो गुनहगार है, क्योंकि वो फरार जब है तो गुनहगार हम मानते हैं अपने आप को, अगर आप मानते हैं हम गलत नहीं किए, तो आप खुद सामने कानून प्रक्रिया में आप समर्थन करना था, आप उनको सपोर्ट करना था, आप मदद करना था। आप फरार होकर दिखा दिया आप गुनहगार हैं। तो आम जनता का फ़र्ज़ बनता है, हम सभी का, जिसका नॉलेज में अगर है, कहीं भी उसका बारे में कुछ भी पता है, आप पुलिस तक का उनका खबर पहुंचाइए। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी निवेदन है कि आप ज़रूर एक नंबर ज़रूर दे दीजिएगा, कि ताकि आम जनता वो नंबर में पूरी तरह से वायरल करे सारे जगह में, सोशल मीडिया के ज़रिए सब जगह में, ताकि वो नंबर में कोई भी आम जनता जिनको इन्फॉर्मेशन मिले वो खबर कर सके, ताकि ये केस में बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो पाए और सच्चाई सामने आए। अभी तक जितना आया उसका आगे बहुत सारा और खुलासा बाकी है और कड़ी जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास और भी कड़ी है, जो और कड़ी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मौका मिला है अंडमान में आज कि सही तरीक़े से सारे जितना गलत चीज़ों का सफाया होना ज़रूरी है, और आने वाला दिन में एक निष्पक्ष तरीक़े से अंडमान में जो एडमिनिस्ट्रेशन का पर जो भरोसा है लोगों का होना चाहिए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये नहीं बोलेंगे सारे गलत ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं,
अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम बोलेंगे, बहुत सारा ऑफिसर्स आप देखेंगे। रंगत में एक ऑफिसर आया था आपका बीच में, नितिन साकिया जी। उनका जो काम काज अगर देखेंगे, खुद ऑफिसर छोड़ के वो लोगों को वहाँ पे कोचिंग कर रहे थे हेल्थ के लिए। वो टेली मेडिसिन के मतलब डॉक्टर से मेलैंड में वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वहाँ पे मदद कर रहे थे। वहाँ का जो पेशेंट जो यहाँ पे रेफ़र होके नहीं आ पा रहा है, गरीब लोग हैं, उन लोगों को मदद तक कर रहे थे। हर किसी तरीके से वो लोगों का मदद करना चाहते थे। छुट्टी का दिन तक का पब्लिक हियरिंग कर रहे थे, जो केस में हम कैसा कर सकते हैं। लेकिन 2 महीना का भीतर जितेंद्र नारायण उनको ट्रांसफ़र कर दिए थे। जो भी ऑफिसर पिछले दिनों आप सभी जानते हैं, जो ऑफिसर अच्छे काम करते थे, उन लोगों का या तो 2 महीना 3 महीना के अंदर तबादला कर रहे थे, या फिर उनको सस्पेंड कर देते थे कोई ना कोई बहाना ढूंढ के। तो ये तरीका था पिछला जो सचिव था, मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण का। तो ये सारी चीज़ों से अब जो है लोगों का भरोसा जगेगा, हम सब उसका साथ दें। और दूसरी, अगर आप लोग और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सुब्बा मैम, मेरा एक सवाल है कि जैसा आपने अभी बताया, हम आपको ये बता दें, डे 1 से हम जितेंद्र नारायण जिनके ऊपर रेप का एलिगेशन लगा है उनका न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने हमें ये भी बताया है कि इवन नेशनल मीडिया भी सिर्फ उनके बारे में कवर कर रही है। बाकी 2 एक्यूज्ड जो है, जो लोग भगोड़ा घोषित हो चुके हैं, जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपया इनाम है। एक है RL ऋषि और एक है संदीप सिंह, ऑल्सो नोन एज रिंकू। तो जब इनके बारे में ये जब फरार हुए थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अभी तक पुलिस जो है ढूंढ नहीं पाई, और इनके बारे में इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया, हम ये कहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, CS के बारे में आप लोगों ने एक धरना भी किया था अभी कुछ दिन पहले, जो हमने दिखाया था काली पट्टी बांधकर। लेकिन ये जो 2 लोग हैं, इनके बारे में बताइए। और आपने ये कहा कि पुलिस को नंबर जारी करना चाहिए कि इन लोगों के लिए, तो हम आपको ये बता दें कि पुलिस ने ही इन दोनों का नाम के साथ जब 1-1 लाख रुपया इनाम जब रखा, तो पुलिस ने नंबर भी जारी किया था। इवन 2 पुलिस ऑफिसर्स, एक SI एक इंस्पेक्टर, उनका नंबर भी दिया है। और ये भी कहा है कि जब ये बंदा अगर कहीं दिखता है या मिलता है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए मैम। हाँ, जैसे कि बोल रहे हैं सिर्फ जितेंद्र नारायण पर, क्योंकि वो बहुत बड़ा पावरफुल पोजीशन था, और उनके छत्र छाया में बाकी जो एक गैंग है, तो इन लोग पल रहे थे। उन लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, अगर वो तो बचा ही लेंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं कर सकता है। जब मेन एक्यूज़्ड को कुछ नहीं कर सकते, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो उन तक नहीं पहुंच सकते जब तक मेन एक्यूज़्ड को आप नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उनका घर में हुआ है। बाकी उनको पहुंचाने का काम, या फिर जो आप ऋषि है, वो तो उसी दिन फरार हो गया था। सबसे पहले जो लड़की ने, जो 21 साल के जो बेटी ने सबसे पहले कंप्लेन किया, सिर्फ कंप्लेन, खबर मिला कि नहीं, RL ऋषि यहाँ से भाग गया था। तो उसको पकड़ना तो बाद में था, ढूंढना बाद में शुरू होता था, क्योंकि मेन पुलिस का जो कार्रवाई था, हमने जब DGP सर से मिले थे, उनका कार्रवाई सबसे पहले ये था कि जितेंद्र नारायण पर जितना सबूत इकट्ठा कर सके सच्चाई का, अगर वो गलत है तो। क्योंकि ऐसे ही किसी पर उनका जो कहना था, एक्चुअली देखिए, जो ऐसा पद में होते हैं, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी या फिर DGP, ऐसा रैंक के जो होते हैं, LG है, तो मेन होता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में एक CS और DGP, ऐसा रैंक में जो होते हैं ना, उनका बहुत सारा सख्त डिसीजन भी लेना पड़ता है, चाहे अपना डिपार्टमेंट के ऊपर या फिर किसी लोगों पर, बहुत सारा लोगों पर एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना होता है। तो उसमें क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा दुश्मन भी हो जाता है उनका, तो कोई झूठा आरोप भी लगा सकते हैं। वो एक वजह था। तो इसीलिए झट से ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सही में एक्यूज्ड है और जो कंप्लेन आया वो सही है। तो इसीलिए पहले जांच पड़ताल उनके लिए बहुत ज़रूरी था, और जांच पड़ताल में ही लग रहे थे। तो बाद में जैसा खबर आया कि पुलिस में जो एक D जगदीश्वर राव शायद, तो वो उसमें इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जो है, कुछ लोगों को जहाँ पे क्राइम ब्रांच इसको देख रहे थे, तो उसमें तो उन पर ही भरोसा किया जाएगा ना। अगर वो सही ढंग से नहीं किया था कोई एक ऑफिसर, तो उसके लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, जिसका भी आपने नाम लिया, जगदीश्वर राव, कुल मिलाकर 6 जन का नाम है, राइट? तो अभी तक सिर्फ एक पर ही कार्रवाई
क्यों हो रही है? नहीं, बाकी लोगों को क्यों नहीं पुलिस बुला रही है, और 2 जन क्यों भाग चुके हैं? बाकी जो आप बात करते हैं, फर्स्ट मेन एक्यूज जो है जिनका घर में ये गैंग रेप हुआ था और उनके द्वारा हुआ था, दूसरी है आरएल ऋषि। इन लोगों का गैंग रेप में शामिल है। बाकी जो है पहुंचाने का, रिंकू का जो नाम है संदीप सिंह का, वो जरिया बन के पहुंचाने का उसका काम किया था। और बाकी जो उसमें इंफॉर्मेशन लीक करने का या फिर मीडिया के ज़रिए कुछ और मतलब विक्टिम को आपका जो कैरेक्टर असैसिनेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन इस केस में है। मेन एक्यूज जो होता है इसमें, उन लोगों पर सबसे पहले पुलिस का कार्रवाई होता है, जिसमें सबसे पहले हो चुका है जितेंद्र नारायण, दूसरा अभी जो है आपका आरएल ऋषि, ये मेन एक्यूज्ड है, और साथ में संदीप सिंह, क्योंकि वो पहुंचाने का काम किया, ये मेन है। तो उसको ऑलरेडी पुलिस शुरू कर चुके हैं, लेकिन उन लोग फरार है। अभी तक उसका जो है ढूंढ रहे हैं। कितना दिन छुपेंगे, अंडमान का ही है, आना तो है, लेकिन कोशिश पुलिस का बहुत जल्द से जल्द, जितना जल्द होगा कानूनन प्रक्रिया में बहुत आसान होगा जजमेंट के लिए, जज करने के लिए। मैम, आपने बोला जितेंद्र नारायण मेन एक्यूज है, उनको अरेस्ट किया है। इसके साथ साथ ऋषि और रिंकू, संदीप सिंह, ये भगोड़े हुए हैं एज यूजुअल, जैसा अभी कहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में जो है विक्टिम का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि जितेंद्र नारायण, जिसे अभी ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि आप डीजीपी से मिल भी चुकी थी, उन्होंने एश्योरेंस भी दिया था कि काम हो रहा है और होगा, कहीं ना कहीं उस बात पे हमें भी खुशी है कि फाइनली एक आईएएस ऑफिसर को अरेस्ट करना इट्स नॉट ए इजी थिंग और कोई आसान बात भी नहीं है। लेकिन डीजीपी ने जिस तरह से काम किया है, कहीं ना कहीं उन पे एक भरोसा लग रहा है कि ये काम शायद आगे होगा। आपको लग रहा है कि ये रिंकू और ऋषि जो भगोड़े हैं, ये काफी वक्त से भगोड़े हैं, तो इनका भी परिवार है, बात तो करते होंगे अपने फैमिली से किसी न किसी थ्रू, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कॉल हो, बात तो करते ही होंगे। तो लग रहा है कि इनको अरेस्ट अब जल्द से जल्द किया जा सकता है। हाँ, भरोसा है, क्योंकि ज़रूर पुलिस जब यहाँ तक का किए है, मेन एक्यूज्ड इतना बड़ा पावरफुल व्यक्ति को, और जितेंद्र नारायण सिर्फ सीएस नहीं था, बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और सभी को पता है, तो वहाँ तक जब पुलिस ने किया है, ये भरोसा हम रख सकते हैं, ज़रूर कोशिश। लेकिन इसीलिए हम सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी जनता, आम जनता अंडमान निकोबार के जो भी है, जिसका पास इंफॉर्मेशन है, जो संदीप सिंह और आरएल ऋषि, अभी तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी सामने आ चुका है कौन है, जंगली घाट का रहने वाला देवला देवी का बेटा है आरएल ऋषि। तो इन लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन किसी का पास भी है, किसी को कांटेक्ट होता है कोई भी, तो इमीडिएट उनका एड्रेस बता दे, पुलिस का तक पहुँचाए। जैसा रोहित जी ने बताया कि उनका नाम, नंबर्स वगैरह सब आ चुका है, वो तो एक उसके ज़रिए जब फ़ोटोज़ का साथ में जो रिवार्ड रखा उसी में आया, तो स्क्रॉल करके भी मीडिया के ज़रिए कंटिन्यूस पुलिस को भी वो भी करना चाहिए कि कंटिन्यूस देखे लोग उस नंबर को। प्रदेश काउंसिल का काफी बात चल रहा है मैम, प्रदेश काउंसिल आना चाहिए, उसको लेके क्या कहना है आपको? बिल्कुल, प्रदेश काउंसिल एक पहले हम सब जानते हैं, बहुत छोटे थे, प्रदेश काउंसिल अंडमान में था, जो कांग्रेस काल में ही शुरू हुआ था और उसी में ही समाप्त भी हुआ था। लेकिन आज का डेट में अगर आप देखेंगे, प्रदेश काउंसिल से ज़्यादा मिनी असेंबली अगर होता ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि प्रदेश काउंसिल में भी वो पावर नहीं रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ही उसी में ही जो है उसी का पावर रहेगा, सिर्फ आप उसका एक ज़रिया बन सकते हैं। जैसा कि आज पीआरआई या फिर काउंसिलर चेयरपर्सन आप देख सकते हैं, कोई पावर है नहीं, उससे ज़्यादा मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उससे भी पहले आप मिनी असेंबली या फिर प्रदेश काउंसिल का हम अगर बात करें, उससे पहले मेरा ख्याल से, मेरा जो ओपिनियन है, कोई भी पार्टी, चाहे आज का डेट में हमारा मेन दो मुख्य पार्टी अंडमान में कांग्रेस और बीजेपी है, जो भी पार्टी और भी है, अगर सबसे अच्छे एजुकेटेड ऑनेस्ट लोगों को जोड़ना ज़रूरी है। क्योंकि हम आईएएस पर तो आवाज़ उठा लेते हैं, ऑफिसर्स पर आवाज़ उठा लेते हैं, उन पर कानूनन कार्रवाई का हम लोग मांग रख सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। लेकिन कोई नेता अगर भ्रष्ट होता है, नेता का द्वारा अगर ऐसा काम होता है, तो हम किसके पास, आम जनता किसके पास जाए? और ऐसा नहीं है कि नेताओं पर नहीं आरोप लगता है, हम आम इंसान हैं, है ना? तो आम इंसान में क्या होता है, कोई ऑफिसर में भी हर कोई गलत नहीं होता है, कुछ गलत होते हैं, उसी तरह नेताओं में। तो आज का डेट में मुझे लगता है जो ढांचा बना हुआ है, अच्छा से अच्छा एजुकेटेड और बहुत ऑनेस्ट लोगों को पार्टी में जुड़ना ज़रूरी है।
इस लोकतंत्र का प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए और असेंबली के लिए हमें तैयार होना है। फ्यूचर के लिए तो ज़रूर होगा, क्योंकि अभी हमारा पॉपुलेशन काफ़ी और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम था करके इसमें अभी तक नहीं, प्रक्रिया में नहीं आया था। और प्रदेश काउंसिल से मैं ज़्यादा डिमांड करूँगी कि मिनी असेंबली आए अंडमान में, वो ज़्यादा अच्छा काम होगा, क्योंकि उनका हाथ में बहुत सारा पावर्स होते हैं। जैसा आपका लैंड से लेके अंडमान का जो मुद्दा है, आज अगर देखेंगे सबसे बड़ा मुद्दा हमारा लगभग कोविड का समय से लोग यहाँ में बहुत सफ़रर है। हमारे मेन एक ही इंडस्ट्री है टूरिज़्म, जो बंद हो चुका था पूरी तरह से, कोविड का मेन रीज़न था। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अब गवर्नमेंट जॉब भी बहुत साल से बंद पड़ा है। डेली वेजेस में क्या मिलती है, कुछ भी नहीं है, घर नहीं चल पा रहा है उसमें। दूसरी बात है आपका उसके बाद में जो आप देखेंगे, जो ज़मीन का कार्रवाई कुछ कर रहे थे, जिसमें आपका कोई होटल बना रहे थे, रेस्टोरेंट बना रहे थे, कुछ भी, या फिर अंडमान का लोगों का ऐसा ही है, अगर ट्रीटमेंट में आपको रेफ़र होती है, क्योंकि अंडमान में सारा टेक्निकल सिस्टम नहीं है यहाँ में ट्रीटमेंट के लिए, आपको मेलैंड जाना पड़ता है, मुख्य भूमि जैसा चेन्नई, कलकत्ता या फिर कोई और जगह। तो उस समय क्या होता है, जो साधारण लोग हैं अपना ज़मीन को बेच के जाते हैं, उनके पास एक ही ज़रिया होता है। लेकिन आज वो ज़मीन तक बेच नहीं पा रहे। एक महिलाएं मेरे पास आके रोते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना है, मेरा बेटा है, मेरा पति बीमार है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि कन्वर्ज़न रोक दिया गया। एग्रीकल्चरल लैंड में बहुत पहले घर बना चुके थे, आज उनका कन्वर्ज़न नहीं हो रहने का कारण उसका घर भी बिक्री, ज़मीन भी बिक्री नहीं कर पा रहे वो। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कई बच्चे हैं, यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, जॉब नहीं है, वो अपना रिसोर्ट खोलना चाहते हैं, अपना प्रॉपर्टी है उसमें होटल बनाना चाहते हैं, कुछ एक छोटा सर्विसिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं होने का कारण आप नहीं कर पा रहे। वो बहुत बड़ा मुद्दा है ये सारे। मैम फिर से जितेंद्र नारायण पे आते हैं हम। ऋषि और संदीप सिंह का नाम तो आ गया है क्या, और अब ये दो नाम तो आए हैं। हमारे द्वीप समूह में बहुत सारे एनजीओज हैं, काफी सारे सोशल वर्कर्स हैं, महिलाएं। आपका एक ही मैंने महिला मोर्चा मैंने देखा है जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद पुलिस लाइन में जब उनको लाया जा रहा था तो आप लोग प्रोटेस्ट में भी उतरे। आप लोगों ने दिखाया कि हाँ जो हुआ है गलत हुआ है, किसी भी पद में क्यों ना हो। आपके अलावा हम लोगों ने शुरुआत से किसी भी एनजीओ, किसी भी समाज के जो महिलाएं हैं, जो समाज सेविकाएं हैं, हमने नहीं देखा। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? वैसे तो काफी महिलाएं निकल के आती हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। इस मुद्दे पे कोई नहीं निकल के आया है। क्या कहना है आपको? सही बात है, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार में सोशल वेलफेयर बोर्ड भी रह चुका है, काफ़ी सारे चेयरपर्सन्स भी रह चुके हैं। तो उन लोगों का ये फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि इतने साल आप महिलाओं के लिए अगर काम किए, जब महिलाओं का साथ कुछ भी होता है ऐसा गलत, आप सही और गलत का हम लोग जजमेंट करने वाले नहीं हो, तो कानून देखेगा, लेकिन हमें आवाज़ तो उठाना है। अगर हम ही आवाज़ बंद करके बैठ जाए तो फिर कोई महिला, एक साधारण घर का गरीब लड़की का साथ अगर ऐसा कुछ होता है, वो बेटी किसके पास जाए, वो भी तो उनको तो वो भी नहीं पता होता है कि हम जाए तो किसके पास जाए। इसी के लिए तो हमें सपोर्ट देना चाहिए। दामिनी जो मुद्दा आप अगर देखेंगे आप, दिल्ली का क्या हुआ था, क्या वो बेटी बिस्तर में बैठ के खुद आवाज़ उठाई थी? उसके लिए लोग ने आवाज़ उठाया था, क्या किसी ने देखा था? हम अगर बोलेंगे कि सही में हुआ था कि नहीं, हमें नहीं पता, ये बात जैसा हमारे संसद ने बताया कि हमें नहीं पता, हम नहीं देखे, आप नहीं देखे, तो क्या वो दामिनी वाला कांड किसी ने देखा था? नहीं देखा था। उसके साथ में जो उसका दोस्त, उसी ने खाली बताया, विटनेस। अब सच्चाई क्या हुआ किसी को नहीं पता था, लेकिन जनता आवाज़ उठाए उस समय, उसके बाद उसे जस्टिस मिला है ना। तो ये चीज़ है, ये हम लोकतंत्र का प्रक्रिया में यही आता है, हम सभी का फ़र्ज़ बनता है। हम जनता किस लिए, हम सिर्फ ये बोलेंगे कि इनको आवाज़ उठाना चाहिए, ये पुलिस को करना चाहिए, पुलिस का जिम्मेदारी है, क्या हमारा जिम्मेदारी नहीं है? हम अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए हम एक दूसरे का सहायता नहीं कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई बीमार होते तो पड़ोसी सबसे पहले भाग कर आते हैं ना। तो किसी का घर का बेटी का साथ ऐसा होता तो हम क्यों नहीं आ सकते? उसमें सब महिलाओं को आना चाहिए था। दिल्ली में गैंग रेप हो या जैसे कश्मीर में हो या कहीं पे भी कोई गैंग रेप होता है, कोई मर्डर होता है, एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन चाहे वो महाराष्ट्र हो या कोई भी इलाका हो, अगर दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है सारे लोग कैंडल मार्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई नहीं दिखता है, ना महिलाएं आती है,
ना पुरुष आते हैं, कोई नहीं हो रहा है। सबको पता है हो रहा है, सबको पता है कि ये सच्चाई है कहीं ना कहीं, लेकिन ये हिम्मत क्यों नहीं करते हैं यहाँ के लोग कि हाँ हम आज की आपके साथ हुआ है कल हमारे साथ हो सकता है, ये सोचकर सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए भी क्यों नहीं आते? क्या लगता है क्यों अंडमान के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि जिसके साथ बीत रहा है वही झेले, हम तो भाई दूर से तमाशा देखेंगे? इसीलिए तो बोल रहे हैं सरेश जी, क्योंकि अंडमान के लोग बहुत सरल है, क्योंकि वो साधारण लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो अपने आप को बोलते हैं एनजीओ चलाते हैं, या फिर सोशल वेलफेयर बोर्ड में बैठे हुए थे, या फिर महिलाओं के लिए जो काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, कोई पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर कहीं भी, अब इलेक्शन देखते ही 16-17 कैंडिडेट भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन इस समय जब है, क्योंकि इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टी में ऑनेस्ट और एजुकेटेड लोग होना ज़रूरी है, क्योंकि आज का समय बदल चुका है। पहले होता था कोई लीडर अगर बनते हैं, कोई भी लीडर, तो उसके साथ में जो सेक्रेटरी होते थे, पीए होते थे, वो लिखने पढ़ने का काम करते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है, डिजिटल बन चुका है, हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। तो आपको खुद पढ़ना, लिखना, रिप्लाई करना आपको आना चाहिए। आप टोटली डिपेंड किसी और पर नहीं हो सकते हैं, तो उसमें नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपको इमीडिएट प्रॉम्प्ट एक्शन में आना है। आपको पढ़ना है सोशल मीडिया में क्या आ रहा है, उसमें आपको प्रॉम्प्ट एक्शन देना है। तो इसीलिए एजुकेटेड हम बोल रहे हैं, और साथ में ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर भ्रष्ट है तो आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, कि हम आवाज़ उठाए कहीं मेरा ना कुछ खुल जाए। पोल तो खुलेगा पीछे से, तो यही सोच के लोग दब जाते हैं। तो हम ये बात इसीलिए बोल रहे हैं, अंडमान में बहुत सारे लोग हैं। लीडरशिप ऐसा नहीं है कि पहले जैसा होता था ना, पारिवारिक नहीं है। मोदी जी ने सबसे पहले, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले प्रूफ किया कि लीडरशिप किसी दायरे में बंधा हुआ नहीं है, किसी परिवार का खरीदा हुआ जायदाद नहीं है। लीडरशिप एक ऐसा क्वालिटी है, जैसा कि हम अगर देखते हैं ना, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, सबसे हम लोग चुन के नहीं, वो डॉक्टर का पास जाइए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर बहुत अच्छा, उनका अंदर डॉक्टर का जो क्वालिटी उसमें, टीचर सभी अच्छे नहीं होते, इंजीनियर सभी अच्छे नहीं होते हैं। तो उसी तरह लीडर भी ऐसा ही है, वो एक टैलेंट है। सभी पार्टी में जुड़ जाने से लीडर नहीं बन जाते हैं। लीडर्स के अंदर बहुत सारा क्वालिटी होता है, और सबसे पहले उस क्वालिटी में उसका ऑनेस्टी आता है। ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप पब्लिक का आवाज़ बनते हैं। लीडर कौन है? पब्लिक का आवाज़ बन के आप सामने जाते हैं। जो पब्लिक आपका पीछे होते हैं, वो आपको देखते हैं, आप पे उम्मीद रखते हैं कि आप उस आवाज़ बन के एडमिनिस्ट्रेशन से, दुनिया से, सब जगह से लड़ेंगे। तो आप अगर ऑनेस्ट नहीं हैं, तो आप आवाज़ कैसा उठा पाएंगे? मैम, जैसा आपने बताया, तो इस इशू को आपने टेक ओवर किया था मैम पहले। जी। ये मैं खुद कहता हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के तरफ से भी, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है रंगालाल हलदार, कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन जो है भास्कर जी, और वहाँ से महिला मोर्चा के तरफ से बिंदु जी, और एनएसयूआई के तरफ से साजिद जी और जुबैर जी। इन लोगों ने पहले, साजिद जी ने जेएनआरएम के बच्चों को लेकर जेएनआरएम के सामने ही जितेंद्र नारायण के ऊपर जो भी एलिगेशन लगा था उसको लेके वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उसी दिन शाम के समय कांग्रेस के जितने भी लीडर्स का मैंने नाम लिए, इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है मैम? नहीं रोहित जी, ये बिल्कुल हम डिनाई नहीं करते। और हमने सॉरी मैम, लेकिन हम आपको ये बता दें, इन सब लोगों ने किया है, मतलब इन सब लीडरों ने किया है, लेकिन इसमें कहीं भी कुलदीप राय शर्मा जी जो हमारे एमपी है, देखिए उन्हें हम ही लोगों ने वोट देकर उन्हें जिताया है। और हम आपको ये बता दें कि वो कोई भी चीज़ में आगे नहीं आते। इवन डिबेट के मामले में भी वो नहीं आए सामने, ना बच्चों से बात करे, ना इस मैटर को लेकर कभी जिस लड़की के साथ जो रेप हुआ है इसको लेकर भी कुछ उन्होंने कहा नहीं। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था कांग्रेस भवन में, तब भी उन्होंने सरल तरीके से जवाब नहीं दिया हमारे एडिटर सर के साथ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, आप सही बोले। सिर्फ हम ये नहीं बोलते कि हम आवाज़ उठाएं, हम तो चाहते हैं सभी। और हमसे भी पहले बिंदु जी ने सबसे पहले वहाँ पे वो भी किए थे, लेकिन उनका कहना जो था
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का वजह से, मतलब उनका मुद्दा से वो भटक के बात किए। जो हमारा, देखिए हम राजनीति इसमें नहीं किए थे क्योंकि उन लोग राजनीति करने का कोशिश किए, जो हम लोगों ने बिल्कुल राजनीति नहीं की है। हम एक बार भी आप देखेंगे कहीं भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने ये बात सही बोले, पार्टी की ओर से हम लोगों ने किया क्योंकि हमारे साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद बैठे थे। आप कीजिए क्योंकि ये महिला का मुद्दा है, महिला मोर्चा। और हमारे संगठन में आप देखेंगे जब प्रदेश का कोई बात होता है तो प्रदेश अध्यक्ष टेकअप करते हैं, महिला का मुद्दा है तो महिला करते हैं, स्टूडेंट का बात है हमारे एबीवीपी करते हैं। तो हम एक दूसरे पर ओवरटेक नहीं करते हैं और एक दूसरे को साथ में हम लोग मिल के काम करते हैं। लेकिन मुद्दा जिसका है वो उसमें काम करना ज़रूरी है, ये हम लेके काम करते हैं। और साथ में आप देखेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं, जैसा संसद ने बोले, संसद किसी बीच में नहीं दिखाई दिया। जैसा उनका जवाब था कि उन लोग कांग्रेस पार्टी एक ही है बोल रहे थे, तो उनका मुद्दा है, लेकिन एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनका फ़र्ज़ था और वो सामने आना चाहिए था क्योंकि लोग देख रहे थे, लोग उसको उम्मीद करके वोट किए। अगर बोल रहे थे ना कि कितना वोट मिला, कितना वोट से जीता, आप ये सेंटेंस नहीं बोल सकते। जो हार भी जाते हैं ना, वो जितना वोट मिले, थोड़ा भी अगर वोट मिलते उनको थैंक यू करते हैं क्योंकि आपने मुझे वोट किया, इतना सारा, इतना समर्थन मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू होता है। आपने जिताने का बाद भी अगर बोल रहे कितना वोट दिए, तो आपको तो वोट दे के यहाँ तक लाए कि आप उसके बाद उसके लिए करें। और सही बात है, आप कोविड काल से अगर देखेंगे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया मैम था। कोविड का तो जैसा आप कह रहे थे, कोविड के क्वारंटाइन टाइम में ज़्यादा तो समय तो- थे जी, क्या, हम राइट, लोग, हमें डर नहीं था। राइट। हम महिला होके, हम लोग महिला मोर्चा जिस तरह से मार्च 24 मार्च, अंडमान में मार्च 19 को लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद आप देखेंगे एक हफ्ता का अंदर हमारा राशन पैकिंग का जिम्मेदारी महिलाओं को दिया गया था। आप सोचिए, कोई व्हीकल नहीं थे, सबसे पहले एकदम लॉकडाउन जो अंडमान में इतना सख्त था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उस समय हम लोगों ने जिस तरह से, महिलाओं ने हम लोग मिलकर राशन पैकिंग का काम किए, जिस तरह से बहुत मुश्किल से एक व्हीकल से सबको लो ले के कैसे लेके आते थे, फिर शाम को 5 बजे तक हम लोग घर जाते थे। क्या हमें डर नहीं लगता था कोविड का? हमारे घर में बच्चे नहीं थे, हम रात रात तक डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे राशन। उसके बाद रात को 10 बजे हम घर जाते थे, हम रात को उसके बाद नहा के अपना किचन में जाते थे क्योंकि हमारा घर में वायरस ना फैले। उस समय कोविड को लेके बहुत डर था और एक एमपी होने के नाते बहुत दुख की बात है कि उस समय कहीं नहीं दिखाई दिया। क्वारंटाइन बोल के आप नहीं छुप सकते क्योंकि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो है 21 तारीख को मार्च को दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर आए थे और लॉकडाउन यहाँ में 19 तारीख को हुआ था। हम आपको बताएं, 19 तारीख को लॉकडाउन होने का साथ साथ सबसे पहले पेट्रोल पंप में आप देखे होंगे बहुत भीड़ थी और सभी व्हीकल तक का बंद कर दिया गया था। सभी एकदम टोटली दुकान वगैरह सब बंद कर दिए थे। तो लोग एकदम किसी का घर में राशन, दूध, बच्चों का कुछ भी नहीं था, सड़े दूध वाले को आने बंद कर दिए थे। तो इमीडिएट कुछ मीडिया से भी मेरा बात हुई थी, बहुत लोगों से मेरी बात हो रही थी उस समय कि एक कंट्रोल रूम होना चाहिए। तो हमने इमीडिएट हम वेट कर रहे थे क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती। हमारे प्रदेश अध्यक्ष 21 मार्च को जैसे ही पहुँचे, सोचिए दिल्ली से आए, कोविड बहुत ज़्यादा उस समय था, लेकिन हम नहीं सोचे, मेरा घर में बच्चे हैं, उसका बावजूद हम इमीडिएट प्रदेश अध्यक्ष को कॉल करके बोले दादा एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, डीसी से बात होना है। ठीक है दीदी आप आइए, शाम को हम लोग चलते। उनका गाड़ी, हम लोग गाड़ी में गए, उनके साथ में एक साथ चेंबर में तो बैठे थे, तो उनके साथ में बैठने का मुझे भी डर लग रहा था कि कोविड का एरिया से आए हैं, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेंगे क्योंकि लोगों के लिए करना है, हमें लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इस समय। तब अभिषेक देव थे, तो वो बहुत अच्छा से हमारी बात सुने कि सारा जो कंट्रोल रूम आप देखेंगे उसका 2 दिन के अंदर शायद 23 मार्च को सारा कंट्रोल रूम का पूरी तरह से इंचार्ज के साथ ऑफिसर्स का, आईएएस ऑफिसर्स का नाम आया था, जो हम बोलने पर और इमीडिएट अभिषेक देव जी उस समय बोले हमारा नंबर भी आप लोग सब रख लीजिए, जहाँ भी ज़रूरत हुआ। बहुत मदद उस समय अभिषेक देव जी किए थे क्योंकि बहुत सारा इश्यूज़ उस समय हुआ था जहाँ में हमारे सांसद जी नहीं दिखाई दिया, हमारे जो अंडमान के संसद, एकमात्र संसद। और दूसरी बात, उनका एक बात हम रोहित जी बोलना चाहेंगे, उस दिन जैसा बोल रहे थे हमने किया है ना, आप लोगों ने जब प्रश्न पूछ रहे थे कुछ काम नहीं होता है दिल्ली में, आपसे पूछने नहीं, इतना जल्दी ओएफसी कैसा आया, आज तक नहीं आया। आप बताइए, ओएफसी का आप सभी अंडमान का सब लोग जागरूक है, सभी जानते हैं आज का डेट में, और ख़ास करके आप डिजिटल मीडिया हो चुका है, सभी को पता हो रहा है सब कुछ कि विष्णु जी ने, हमारे माननीय संसद थे जो पूर्व सांसद है आज विष्णु जी, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। बहुत लड़ झगड़ कर हमेशा से लोगों के लिए काम करता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली में जाके वो इतना मेहनत करके ओएफसी के लिए काम किए थे। उसके बाद
क्योंकि 2019 का इलेक्शन हुआ था, संसद जब जीते 2020 एक साल में आ गया था क्या? 2000 अगस्त में अगर संसद द्वारा हुआ था, कांग्रेस द्वारा हुआ था, तो आप बताइए अगस्त 9 जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे अंडमान को वर्चुअल मीटिंग के ज़रिए हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, क्या संसद को रखना था फिर? तो अगर संसद ने किया होगा तो हम हमारे साथ क्यों किए, लेकिन जिसमें मैम हम उनका थे? तो ये कहना है कि ओएफसी केबल और रूटलैंड जो प्रोजेक्ट जो है वो ये काम सिर्फ मतलब एमपी सर नहीं किए है। रटलैंड प्रोजेक्ट आप देखिए बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हाँ, ये बोल सकते हैं रटलैंड प्रोजेक्ट को लेके पार्लियामेंट में आपने बात किया, आपको पार्लियामेंट में नहीं है, जो पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट में, जो एडमिनिस्ट्रेशन से आप करा सकते हैं। आपका साथ ऐसा तो नहीं है, एमपी का साथ आप नहीं बोल सकते हो, खुद बोले फिर कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना कि एलजी साहब उनसे बात नहीं करते, चीफ सेक्रेटरी सर उनसे बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। आपको करवाना है, जो आप नहीं कर रहे हैं वो आपका अंदर खुद इंटरेस्ट होना है। कि विष्णु जी को हम लोगों ने देखा, हम छोटे थे, भक्ता जी को भी देखे, अपने सरकार के खिलाफ अनशन धरना भी करते थे। तो ये सब हम लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं देखा, कुछ भी कर सकते हैं। आपको पब्लिक के लिए काम करना है। उस समय मैं संसद, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कितने सारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं सिर्फ लोगों के लिए। जब जनता का हित है, आपके लिए कोई प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता है, आपको सिर्फ जनता को सोचना है, क्योंकि आप लोकतंत्र के हिस्सा है। लोकतंत्र में जनता अहम है। हम कुछ नहीं है, हम चुनकर नहीं आते हैं, हमें चुनते हैं जनता, ये सच्चाई है। और जनता के लिए आप नहीं रहेंगे तो और कुछ बोल नहीं सकते फिर इसमें। मैम हमारा ये सवाल है कि जैसा हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, लोग हमें ये सब मतलब बोलकर ये ट्रोल कर रहे हैं, इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे, और बहुत लोग वॉइस मैसेज एक एक ग्रुप में छोड़कर ये ट्रोल कर रहे हैं कि हम जो है सच नहीं दिखाते। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये जो मुद्दा जो स्टार्ट हुआ, हमने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, लेकिन इसमें जितना भी सबको हम नहीं बोल सकते, कुछ कुछ जो है जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं और एक दो शायद यहाँ पर नहीं आए हैं, हम ही लोगों ने ही ये मुद्दा को उठाया था, जो पीड़ित महिला वाले। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये मुद्दा हमें नहीं उठाना चाहिए था? हम हर चीज़ का ब्रीफ इसके बारे में कर रहे हैं। इवन सीएस सर को क्या मतलब कहाँ पर लेकर गए, कब कोर्ट लेकर गए, कब मेडिकल लेकर गए, तो हर चीज़ हम बता रहे हैं। क्या ये हम क्या गलत कर रहे हैं? आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे पहले उसके लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी वजह से ओएफसी केबल के ज़रिए कोविड समय आप देखेंगे, जिस समय सारे वर्ल्ड पूरा विश्व लॉकडाउन में था, उस समय ओएफसी का काम नहीं रुका। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही देन था कि अंडमान में जल्द से जल्द नेटवर्क से जोड़ा जाए, क्योंकि उस समय जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हमारे इतना दूरदर्शी था हमारे प्रधानमंत्री जी का, आप देखिए कि उनको उसी समय समझ आया था ये बहुत दिन तक चलेगी, ये जो वायरस है इतना आसानी से नहीं जाने वाला, और लोगों को कैसे पढ़ाई से सब चीज़ों से दूर कैसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इमीडिएट जहाँ जहाँ दूर दराज इलाके में आपका नेटवर्किंग नहीं था, वहाँ पे नेटवर्क पहुँचाने के लिए काम किया है, कोविड काल में भी नहीं रोका। और उसी का देन है आज ओएफसी केबल का वजह से ही आज आप डिजिटल मीडिया के ज़रिए लोगों को सच्चाई पहुंचा पा रहे हैं। और डिजिटल मीडिया के बारे में हम एक बात बताएंगे। आज देखिए, सामने हम जो बोलना चाहते हैं, मेरा एक्सप्रेशन आपका सामने है, लोग उसी को देख पा रहे हैं, मेरा मन में क्या बात है वो सामने आता है, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक बात करते हुए छुपा नहीं पाते हैं, सच्चाई हमारी सामने आती है। तो प्रिंट मीडिया में जो था बहुत अच्छा था, लेकिन प्रिंट मीडिया का जो था, एडिटर का जो रिपोर्टर होते थे, उनका क्वालिटी दिखाई देता था। वो अपना जो सोच है, अपना उसका क्वालिटी जो था, आपका अपना उसका राइटिंग पावर, और आप उसको किस तरह से, जैसा किसी नेता को दिखाना है या फिर किसी को दिखाना है, तो उसका विषय में कैसा लिखना, वो तो रिपोर्टर पर होता था ना। आज जो है सच्चाई सामने है। आज प्रिंट मीडिया का सामने पूरा ट्रांसपेरेंसी आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आज देश में हमेशा से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले एक ही बात बोले, डिजिटल इंडिया करेंगे। उनका 2014 का बात आप देखिए कितना दूरदर्शिता था, डिजिटल इंडिया की ओर हमें लेके गए थे। और आज भारतवर्ष डिजिटल इंडिया का वजह से ही कोविड से भी जूझते हुए आगे निकल गया। अब बहुत बड़े बड़े देश अगर देखेंगे, अब पीछे चला गया है, लेकिन हमारे भारत आज भी 135 करोड़ का जनता होते हुए भी यहाँ पे आज भी हमारे भारत में पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है।
भारत में कहीं भी सुनने में नहीं मिला कि कोविड के कारण भूखा मर गया है, भूखा कहीं में डेथ हुआ, ये आप हमने कहीं नहीं देखा, या फिर कहीं रोज़गार थम गया। हाँ, हो सकता है थोड़ा जो प्रोडक्शन उसमें कमी आई है, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का कारण कितना एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर कई जो आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर बोलिए, कंपनीज़ जो है उसमें रुक गया था कामकाज, तो वो तो होता ही है, उसके लिए थोड़ा सा पीछे तकलीफ़ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा भारत रुका नहीं है, आज पूरे विश्व में भारत का नाम बहुत ऊँचा है। आपसे एक बात हम बोलना चाहेंगे, जैसा कि हमारे संसद का जब बात ही आया था, जब ओएफसी को लेके बात हुआ था या फिर किसी और विषय में बोल रहे हैं कि हमारा हम कर रहे हैं, बहुत सारा बात होता है, नहीं होता है, ठीक है, मानते हैं आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि कानून प्रक्रिया में है। तो आज अगर आप देखेंगे अंडमान का जितना ट्रांसफ़र होती है कोई भी डिपार्टमेंट में, टीचर्स हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, जॉब का प्रक्रिया में जब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट आते हैं उनको ट्रांसफ़र में टेन्योर एक है, प्रोसीजर में क्या है, आपको सारा आइलैंड में आपको काटना है, क्योंकि सभी आइलैंड में लोग ही रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं। जब वहाँ पे लोग रह सकते हैं, तकलीफ़ उठा सकते हैं, वहाँ में सर्विस भी आप दे सकते हैं, उसी लिए आपको चुना जाता है, उसी हिसाब से आपको चुनकर लाते हैं कि आपको जॉब मिला है, लेकिन आपको सारा आइलैंड में, आप उस समय अगर बोलेंगे कि हम नहीं जा सकते तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन आज आप देखेंगे सभी लिस्टों में एमपी का रिकमेंडेशन के ज़रिए सारे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कई महिलाएं आए हैं जिन लोगों का बहुत जेन्युइन केस है, बहुत रो रहे हैं कि एक एक तो मेरे पास पिछली साल का ही बात है, एक महिला आई थी जिनका आप बताएंगे उनका बेटी क्रोनिक डिजीज़ है, सीवियर, ऐसा होता है कि 1% ऐसा बच्चों में बीमारी पाया जाता है, वो बीमार थी वो बच्ची, और क्रोनिक डिजीज़ किसी भी वक्त सीरियस हो जाती थी, उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता था। लेकिन उसका माँ का ट्रांसफ़र जो था कमोटा में देकर रखा था, जहाँ में नेटवर्क भी नहीं था, और उस बच्ची का पास उसका पापा अकेले, उसको लड़की बच्चा है, 12th में बच्ची, आप सोचिए 12th में माँ बाबा को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, और उस बच्ची का जब क्रोनिक डिजीज़ का बाद भी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देने का बाद भी उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है, सारे दरवाज़ा खटखटा चुकी थी वो। जब मेरे पास आए उसके बाद मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले इस विषय पर कि उस समय उन्होंने लेकिन एक्सेप्ट किया, ये बात सही है, क्रोनिक डिजीज़ है, इनको होना चाहिए, जेन्युइन केस है, और हम कभी भी किसी का ट्रांसफ़र लेके तभी जाते हैं जो जेन्युइन केस है, क्योंकि ट्रांसफ़र का प्रोसेस में हमें दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं सुनते उनका, तब हमारा ज़रूरत होता है कि ये जेन्युइन कैसे, इनको आप देखिए, ये सभी के लिए ये होता है, चाहे वो संसद भी क्यों ना चुन के है। संसद का बनने का मतलब आप पावर में ऐसा नहीं है कि आप किसी रिश्तेदार का अपना या फिर अपना जो सपोर्टर है ऐसा लोगों का ही सिर्फ ट्रांसफ़र करवाएंगे, और जो जेन्युइन केस इतने सारे वो भी आपका वोटर है, आपको वो भी देखना चाहिए। आप अगर देखेंगे टीचर्स का ट्रांसफ़र लिस्ट में हम बताते हैं, पिछला साल में उनका बहुत रिश्तेदार में आते हैं, उनका ट्रांसफ़र आपका बॉय जीडीएमएस से बॉयस मायाबंदर हुआ था, 2 दिन का अंदर जितेंद्र नारायण से अगर उसका अच्छा रिश्ता नहीं होता, चीफ सेक्रेटरी द्वारा था, बहुत सारा ट्रांसफ़र कैंसिल हुआ था, और इमीडिएट 2 दिन का अंदर उसको दोबारा बॉयज़ स्कूल में दे दिया, जीडीएमएस बॉयज़ स्कूल, दो कदम का आगे पीछे उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। उसका बाद इस साल दोबारा उनका ककाना में ट्रांसफ़र हुआ, फिर से दोबारा उसका ट्रांसफ़र रुक कर मॉडल स्कूल में दे दिया गया। तो यानी कि एमपी का पावर तो है, तो ये पीड़िता के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा सके। किसी जेई का ट्रांसफ़र आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कई ऑयल मैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, छोटे बच्चों को देख कर गए और उसका आज तक उनका चेहरा नहीं देखे, कोविड काल में आ भी नहीं पाए, माँ बूढ़ी हो चुकी है, बहुत बीमार है, 2 बच्चे को चेहरा नहीं देखे, बच्चे बड़े हो गए, उसका वाइफ अकेली संभाल नहीं पा रही है, लेकिन उनका ट्रांसफ़र नहीं, कई वर्ष हो गए, क्या बोल रहे हैं कि रिलीवर नहीं जा रहे हैं वहाँ पे कोई, लेकिन उनका ही रिश्तेदार किसी जेई का जब कचाल कमोटा में ट्रांसफ़र होता है, यहीं में बैटरी सैलरी ड्रॉ करते हैं, उसके बाद दोबारा पावर हाउस में रिटेन हो जाता है। तो ये तो कर सकते हैं आप, तो फिर लोगों के लिए जब क्यों बहाना आता है कि आपको, आप विपक्ष में हैं, लोगों आपका कोई नहीं सुनता है, ये बिल्कुल गलत बात है। सभी काम हो रहा है, आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, विपक्ष का बहाना नहीं चलता है। मैम और इस एक बिल्कुल सही मिनट। बात। मैम इसी में मैं भी ऐड करना चाहती हूँ, 2 दिन पहले राजनिवास में पावर कट हुआ था, 18 इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे, इमीडिएटली उसको रिस्टोर किया गया, कनेक्शन रिस्टोर किया गया। तो राजनिवास में हो तो इमीडिएटली होना चाहिए। आम पब्लिक, अब मेरे घर पे मैं बोलूँ, हमारा 60 इंच का टीवी खराब हो चुका है करंट फ्लक्चुएशन की वजह से, हमारा एसी खराब हो चुका है, मेरा माइक्रो ओवन खराब हो चुका है,
तो ये सारी चीज़ें पावर फ्लक्चुएशन की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी इशू के वजह से ही हुआ है, तो आम पब्लिक क्यों सफ़र करे? और इवन अगर हम पावर हाउस में कॉल करते हैं तो वो लोग कॉल रिसीव नहीं करते, सही से रिस्पॉन्स नहीं करते, अगर बात भी करते हैं तो सही से हमें जवाब नहीं देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर तो मोदी सरकार नहीं है, बट सेंटर में तो मोदी जी की सरकार है, तो इसका जवाब तो मैम आपको देना सारे तो जगह से बिल्कुल मैसेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल पॉपुलर से क्योंकि मैसेज आ रहे हैं कि ये करंट ये नहीं सवाल है। जनता का है मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हम लोग खुद सफ़र कर रहे हैं। जी। क्योंकि हमारा घर में भी ऐसा नहीं कि हम वीआईपी ट्रीटमेंट में रहते हैं। राइट। हमारा बेटी भी बोर्ड एग्ज़ाम लिख रही है, बहुत तकलीफ़ें हो रही है, होल नाइट करंट नहीं रहती है, बच्चे रात रात को बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मैं महिलाओं के मुद्दे पर, क्योंकि महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं के मुद्दे पर मुझे किसी से बोलने का ज़रूरत नहीं, मैं खुद आवाज़ उठाती हूँ महिलाओं का सुरक्षा के हेतु जहाँ ज़रूरत होता है। लेकिन ये जनरल मुद्दा है, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष से ज़रूर बात करेंगे, इसको लेके आगे हमें बढ़ना है, ज़रूर ये सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, आपको हम आश्वासन देते हैं इसके लिए। हमारे पार्टी का तरफ से ये बात लेके हम आगे बढ़ेंगे। हम प्रदेश अध्यक्ष से जल्द हम बात कर लेते हैं। दूसरी बात, हम जैसा इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा मैसेजेस आती है, जैसा आपका जो कभी भी आपका जो भी मीडिया के ज़रिए आते हैं उसके नीचे भी बहुत सारा हमने देखा है कि डीप ब्रेड इशू पर आप लोगों ने क्यों आवाज़ उठाते नहीं हैं। मुझे भी उसमें ट्रोल किया गया है कई बार। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ, मेरा महिलाओं के दायरे है। हमारे संगठन में जैसा कि हमने बताया, सबका अलग अलग काम बांटा हुआ है और वही काम हम लोग करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का साथ होते हैं, लेकिन काम उनको टेकअप करना पड़ता है। डीप ब्रेड मुद्दे में भी इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा होता है, हम नहीं उसमें डायरेक्टली जा सकते हैं। हाँ, हम साथ रहते हैं, जो भी ज़रूरत है। इवन जैसा वो रज़िया जी उस दिन जैसा फ़ोन किए थे, इमीडिएट कुछ यहाँ में फ़ीमेल चाइल्ड भी है, हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके, इमीडिएट मैंने उसी समय 10 मिनट 15 मिनट के अंदर जब पहुँची, तो कुछ बच्चे जो बेहोश हो रहे थे, उस समय मैंने खुद गोद में उठा के उनको कैजुअल्टी में भी हम एडमिट किए हैं। जहाँ में मुझे मेरा जो दायरा है, मैं उस जगह में मैं ज़रूर काम करती हूँ। लेकिन सबका अलग अलग है, इस विषय में भी मैं पावर कट लेके हम बात करेंगे और ज़रूर हमारा पार्टी इसको लेके आगे काम करेंगे। मैम एक भाई और कांग्रेस का कुछ महिलाएं थे, उन लोगों ने ये बच्चों के साथ जाके बैठे। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे, शायद दोपहर को 1 डेढ़ 2 बज गया था, तो उस समय जब वापस आ रहे थे तब देखिए यहाँ पे रोड पूरी तरह से ब्लॉक है। हम पैदल चल के अपना घर तक पहुँचे। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे हम देखे कांग्रेस का भी सब लोग थे, तो राजनीति देखिए हर कहीं भी, रोहित जी मुझे देखेंगे कहीं भी हम राजनीति करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये सब मैम मुद्दे पे। वो दिन तो शायद सुनिए, हाँ, राजनीति नहीं थी मैम, वो लोग तो नहीं, बच्चों के सपोर्ट के लिए ही आए तो आए थे हम वहाँ इसलिए पर। राजनीति उसको करने दीजिए, हम तो मना नहीं किए। कोई भी देखिए, कोई सपोर्ट करे, हम हमेशा से क्या बोलते हैं, जब बच्चों का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो, कोई भी पार्टी सपोर्ट करे, हम उसका अपोजिशन नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ में जाके हम लोग, अगर हम लोग सोचिए आपस में सामने जाए, राजनीति, वो राजनीति नहीं करन। आज एबीवीपी कर रहे, कल एनएसयू के, कोई भी करे, हमें सॉल्यूशन चाहिए। कोई भी करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमने उस पर कोई कमेंट्स भी नहीं किया। और जो बोल रहे कि हमारे पार्टी का कुछ लोग आए थे, बिल्कुल हम भी सुने हैं, शाम का टाइम में गए थे, लेकिन उसके बाद उन लोग जाके प्रेसिडेंट का घर में बैठ के लेटर ड्राफ्टिंग कर रहे थे। उन लोग किसी भी तरह, उन लोग पुलिस को क्यों भेजेंगे? नहीं, ऐसा ऐसा तो किसी ने नहीं कहा मैम, हाँ, पुलिस ये को भी भेजा है। राजनीतिकरण का वजह से आप जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बात आए, 2 बीजेपी का नेता लोग आए थे, उसके बाद पुलिस आया। देखिए, पुलिस उसका बाद आया क्योंकि शायद शाम हो गई थी, उसको उनको हटाने के लिए, क्योंकि रात भर किसी बच्ची लोग को, लड़की बच्चे भी साथ में थे, राइट। शायद बैठने नहीं देने। ये तो हम भी समझते हैं कि बैठने नहीं देंगे। मैंने खुद रज़िया जी को फ़ोन किए थे, रज़िया जी मेरा ख्याल से बच्चों को वहाँ से हटा रहे हैं, आप थोड़ा-सा जाके देखिए कि क्या हाल है। क्योंकि हम डायरेक्टली पहुँचना, राजनीति, ये सब चीज़ हम नहीं चाहते थे कि राजनीतिक मंच बनाए वहाँ पे, हम वो नहीं चाहते थे। क्योंकि कांग्रेस टेकअप कर रहा है तो कोई बात नहीं है, करे। और हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहुँचे ही दोपहर का बाद, और लोड शेडिंग, शाम से बहुत लोड शेडिंग थी उस दिन। तो उसके बाद जब हमें पता चला, इमीडिएट हम हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि ये नहीं पता था कि इस तरीक़े से उठाएंगे। हटाना ज़रूरी था पुलिस के लिए। रोहित जी, ये हम बताते हैं, क्योंकि बच्चों को सड़क पे रात भर छोड़ नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है वो, लेकिन जो तरीक़ा से हटाया वो गलत था, उसका हम निंदा करते हैं। इवन हमारे पार्टी के लोग भी उसका निंदा किए हैं, और वो जो आके गए थे उसके बाद ड्राफ्टिंग करके वो भेज रहे थे। क्योंकि हम लोगों को जो था एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके, कई बार हमारे पार्टी के लोग भी मिले हैं, जैसा कि हम बोल रहे हैं, हम नहीं जा सकते डायरेक्टली, लेकिन हम उनका साथ देते हैं। हमें साथ, जैसे मीटिंग होता पार्टी ऑफिस में, हम लोग मीटिंग में सब थे, लेकिन डिसीजन हमारे प्रदेश की ओर से लेंगे। तो ये बात होती है।
तो हम कभी भी, देखिए कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाते हैं, लेकिन हम कभी भी आरोप लगाने का, जब ऐसा मुद्दा है हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि राजनीति ना करें इसमें। जब आइलैंड का किसी बेटी बच्चों का बात होता है, राजनीति नहीं करके एकजुट होकर सॉल्यूशन के लिए बात करें। राजनीति हम लोग कर लेंगे ना, इलेक्शन बहुत देर है, राजनीति उस समय करेंगे हम लोग, लेकिन इस समय नहीं। बच्चों का भविष्य के साथ नहीं, किसी महिलाओं का सम्मान का साथ नहीं। राजनीति ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।